वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर। आज यूपी पीईटी का फुल मॉक टेस्ट है और आपको पूरा मॉक टेस्ट देना है और अंत में आपको बताना है कि आपने 100 प्रश्न में कितने प्रश्नों का हल किया और अंत तक पूरी वीडियो देखनी है और आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है। अंत में फीडबैक अपना ज़रूर देना कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें 1000 व्यू आता है तो डेली इसी तरह प्रैक्टिस आपको मिलता रहेगा। एक एक प्रैक्टिस मैं डेली करवाऊँगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वह था मृतकों का टीला, और मृतकों का टीला यह जो है सिंधी भाषा के नाम पे पड़ा। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? तो बौद्ध धर्म की जो रचना की गई थी वह की गई थी पाली भाषा में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, वह सुल्तान कौन सा था? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो खलीफा के अधिकार को जो मानने से इनकार किया वो थे अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने स्वयं को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि वह सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाले कुतुबुद्दीन मुबारक थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो शिवाजी ने कुल 2 बार सूरत को लूटा था। एक 1664 में, एक 1664 में और दूसरी बार 1670 में शिवाजी ने सूरत को लूटा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी इसका बताना। तो इसका सभी को पता है, यूपी के मेरठ ज़िले से प्रारंभ हुई थी, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, आपको सभी को पता है कि एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। इन्हें कब बनाया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन्हें कब बनाया गया। तो 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में। किसमें? कलकत्ता के अधिवेशन में, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि महात्मा गांधी ने वर्ष, किस वर्ष में आपको बताना है, किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया? अब नेटाल भारतीय कांग्रेस क्या है पहले ये आपको पता होना चाहिए। नेटाल भारतीय कांग्रेस का मतलब था एक संगठन था, और यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के लिए गठन किया गया था। ये आपको याद होना चाहिए। और इसका जो गठन किया गया था वह किया गया था 1894 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। 8 का बताना आंसर। कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो कैबिनेट मिशन भारत आया था वह 1946 में आया था। 1946 में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत की स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो यह जो उपन्यास था इसका नाम था आनंद मठ। अब आनंद मठ किसने लिखा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को लिखा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बंगाली देशभक्ति का बाइबिल किसे कहा जाता है? बंगाली देशभक्ति का बाइबिल, तो वो भी हम आनंद मठ को कहते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे ये पूछा जाता भारत का पहला भारतीय, अगर छोड़ कर ये पूछा जाता भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तब आप बताते लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ पे पूछा गया भारतीय गवर्नर जनरल, तो थे सी राजगोपालाचारी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है आपको बताना है पूरे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह है 7वां। और अगर जनसंख्या के दृष्टि से अगर देखा जाएगा, जनसंख्या के दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो वह है दूसरा स्थान। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो मोड़दार पर्वत आपको पता होना चाहिए, रॉकी, अरावली और एंडीज, सॉरी दोस्त, रॉकी, एंडीज और हिमालय। रॉकी, एंडीज और हिमालय, ये जो तीनों हैं ये एक मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। लेकिन अरावली जो है यह एक अवशिष्ट पर्वत है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जो जलप्रपात है वह सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है, और यह जो पड़ता है यह झारखंड के रांची के पास पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये झारखंड के रांची के पास पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रांड कैनियन किस नदी पर है? ग्रांड कैनियन जो है आपको पता होना चाहिए, वो कोलोरेडो नदी पर है, जो कि एक संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको बताना है 15 नंबर का, संसार का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक है। तो सबसे नंबर 1 पर जो है वो क्या है आपको पता होना चाहिए, कजाकिस्तान। नंबर 1 पर कजाकिस्तान है, और नंबर 2 पर कौन है? कनाडा है। नंबर 2 पर कौन है? कनाडा है, क्योंकि आपसे नंबर, सीरियल नंबर भी पूछा जा सकता है। और तृतीय नंबर पर कौन सा है? तो तृतीय नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। पहले नंबर पर है कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर कनाडा, और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो मेरे भाई आपको बता दूं, 1998 से लेकर अब तक का दुग्ध में भारत का पहला स्थान था और अभी भी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? या राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो जो सरकार का कुल राजस्व होता है और उसके जो व्यय होते हैं उसके बीच का जो अंतर होता है उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था वह 15 मार्च 1950 को किया गया। 15 मार्च 1950 को किया गया, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता हो, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की अगर जहां पर विद्यमानता हो वहां ही मिश्रित
अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसका सबसे सटीक जो अर्थव्यवस्था है, अगर आपसे पूछा जाए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो मैं आपको बता दूं, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है कि संविधान का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो संविधान का जो अधिकार है ये आपको पता होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अनुच्छेद में वर्णित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो अब तक केवल लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक एक बार बढ़ाया गया था, वो भी 1975 में बढ़ाया गया था। और इसका मुख्य कारण था बढ़ाए जाने का आपातकाल लागू हो जाने के कारण 5 वर्ष से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। सन 1975 में केवल एक बार। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो अब आपको पता होना चाहिए इनकी जो उम्र हो चुकी है सर्वोच्च न्यायालय की, वो 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष में ये लोग हो जाते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत का कार्यकाल कितना होता है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सभी को पता है, 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है पंचायत का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक क्या होता है? आपको पता है जब बर्फ पर दाब बढ़ाया जाता है तो जो बर्फ का गलनांक होता है वह घट जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया? तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सभी को पता है कि जे जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की। और इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेशित मान है, ऋण आवेशित वो कितना है वो सभी को पता है, 1.6 × 10 के पावर -19 है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप कहलाता है। अगला प्रश्न 29 नंबर, मानव शरीर में पाचन तंत्र की सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो मानव शरीर में जो खाना पचाने की प्रक्रिया होती है वह सबसे जो लंबा हिस्सा होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो होती है छोटी आंत की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छोटी आंत जो होती है इसकी लंबाई लगभग, छोटी आंत की जो लंबाई लगभग होती है वो 6.5 से 6.5 से 7.5 मतलब 7.5 मीटर दोस्त यहाँ याद रखना, मीटर लंबा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो लाल रक्त कोशिका जो निर्माण होता है उसका जो मुख्य भूमिका है वह अस्थिमज्जा का है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है 31 नंबर, इसका आंसर देना है। 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो केवल अपने आप से और या अपने आप से कटे या एक से कटे। तो 60 और 80 के बीच में पूछा गया है, तो क्या होगा? पहला है 61 जो केवल अपने आप से या एक से कटेगा, और क्या है 67, ये आपको ध्यान से देखना होगा, और 68 69 70 कुछ नहीं होगा, फिर 71, आगे फिर बढ़ेंगे 73 भी होगा, 74 75 76 सभी कट रहे हैं, 77 भी कट रहा है, 78 79 नहीं कटेगा। 80 और 60 के बीच पूछा गया तो इतने संख्या कटेंगे, इसे आप ऐड करेंगे तो जो ऐड करने पर आएगा आपका, आप जोड़ लीजिएगा 351 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। यदि ये बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर 5 तो 3a प्लस 4c बटा 3b प्लस 4d का 4d किसके बराबर है? तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, इसका अगर आप आंसर निकालेंगे तो पहले आपको पता होना, कुछ समय के लिए आपको इसे भूल जाना है, कुछ समय के लिए आपको इसे भूल जाना है। इसके नीचे 1 कर देना, आप a को यहाँ गुणा करेंगे और a को यहाँ से गुणा करेंगे, क्योंकि बराबर का तिरछा गुणा यहाँ होता है फिर यहाँ होता है। e को 1 से करेंगे तो a कम ये आएगा, और बराबर 5 को b से करेंगे तो कितना आएगा? 5b आएगा। अब आपको पता होगा मैंने आपसे क्या बताया कि इसी तरह आप ये कम ये आएगा, बराबर का 5b आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसे आप कुछ देर के लिए भूल जाएंगे और यहाँ इस तरह करेंगे। फिर c को 1 से करेंगे तो कितना आएगा? c 1 कम c आएगा, और 5 को d से करेंगे तो कितना आएगा? 5d आएगा। अब आपको पता चल गया कि ये का मान 5b है और c का मान 5d है। अब आपको इसी पर रख देना है, तो आप क्या करेंगे, इस पर रखने के लिए यहाँ लिखा 3 और ये के स्थान पर आप क्या करेंगे? 5b रखेंगे, 5b प्लस और 4 और c के स्थान पर क्या रखेंगे? 5d। नीचे इसी तरह आप करेंगे, 3 और b के स्थान पर क्या रखेंगे? आपको पता होगा कि b के स्थान पर क्या रखेंगे? 5, b के स्थान पर 5b और d के स्थान पर, सॉरी दोस्तों सॉरी, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, नीचे सेम का सेम, क्योंकि a और c का मान दिया गया, तो 3b प्लस 4d इसे ज्यों का त्यों रख देंगे। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम 5 क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 3b, क्योंकि 3 को b से गुणा करेंगे, 3b 5 मैंने कॉमन ले लिया, और 5 अगर कॉमन ले लिया प्लस, और यहाँ आप देखेंगे 5 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 4d, और नीचे भी बचा है 3b प्लस का 4d, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा केवल 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अब मेरे भाई यहाँ लिखा गया है, जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को 59535 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनती है, ध्यान से समझना, 59535 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, वह संख्या यक्स है, या मतलब वह संख्या कोई ऐसा मान है जो यक्स के अंकों का योग क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में 59,535 का आप क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। अगर आप इसका जब लासा निकाल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, अगर आप इसे लासा निकालेंगे तो कितनी बार में कटेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लासा आप खुद आपको निकालना आना चाहिए।
अगर आप इसे लासा इसका निकाल रहे हैं तो ये कटेगा 3, फिर ये 3 बार में कटेगा, और फिर ये 3 बार में कटेगा, और फिर ये 3 बार में कटेगा। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगा। अगर आप इसका लासा निकालेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, फिर ये 3 बार में कटेगा, फिर ये 3 बार में कटेगा। उसके बाद अगर आप काटेंगे फिर 3 बार में कटेगा, फिर 5 बार में कटेगा, फिर 7 बार में कटेगा, फिर 7 बार में कटेगा। आप इसे काट के चेक करिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं दोस्त इसी तरह बता रहा हूँ आपको। अब आप लासा लेंगे तो इतने बार में कटेगा। यहाँ आपसे पूछा गया है कि तो यहाँ पे देखिए ये जोड़ा बन रहा है 3 3 का, यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 7 7 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है किस संख्या से गुणा किया गया है, तो यहाँ पे इसका जोड़ा नहीं बना है। तो 3 पचे कितना हुआ 15 से क्या किया गया था, पूर्ण वर्ग गुणा करने पर इसको 15 से गुणा किया गया था। 59,535 से गुणा करने पर तो किससे गुणा किया गया 15 से। अब पूछा गया उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो उन संख्या योग कौन क्या है 15, और इनका योग ही आपको जोड़ देना है। 5 1 कितना हुआ 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, और फिर दोबारा 30% की कमी हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी निकटतम पूर्णांक तक सही है। निकटतम मतलब कंफर्म नहीं होगा, इसमें निकटतम आपको बताना है। तो मेरे भाई हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100 होता है। अगर 30 की कमी हुई तो कितने में पड़ा 70 में, फिर 30 की फिर आगे क्या कहा, सॉरी दोस्त, आगे यहाँ पे 30 की कमी नहीं, यहाँ 30 की वृद्धि हुई तो 100 से कितने में हुआ 130 में। और फिर आगे आपने देखा कि 30 की फिर कमी हो गई, अगर फिर 30 की कमी हो गई तो हर चीज़ 100 में था तो अब कितने में पड़ गया 70 में। यहाँ तक आपको पता चल गया। तो पहले हम 2 निकाल लेते हैं। अगर आप इसे काटेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, 13 सत्ते कितना है 91 रुपये का सामान आपको पड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर आपको 30% की फिर दोबारा कमी हुई, यहाँ पे लिखा है फिर दोबारा 30% की कमी हुई। तो हर चीज़ 100 था अपने आप में, फिर 30 की कमी हुई, फिर सामान कितने का पड़ गया 70% के भाव से। अगर आप इसे काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, और इसे आप गुणा करेंगे तो 7 1 कम 7 और 7 9 63। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट क्यों रख दिया, क्योंकि यहाँ 10 था नीचे और 10 को हटाने के लिए ऊपर मैंने क्या लिख दिया पॉइंट। तो 63.7 रुपये का सामान पड़ा, 63.7 का सामान पड़ा। अब हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अगर 100 से आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए की हमें कमी हुई। तो आप जब इसे माइनस करेंगे मेरे भाई तो ये आएगा आपका 35.3। आप माइनस करके देख लीजिएगा। तो यहाँ निकटतम पूछा गया तो निकटतम लगभग 36% के बराबर आया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है और पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है तो 18वीं संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे इजी सवाल है। पहले आपको पता होना चाहिए कुल संख्या कितनी है 35 और इसका औसत कितना है 22। आप इसका गुणा करेंगे तो आएगा 35 दूना 70 और 35 दूना 70 और 7 जोड़ेंगे 77। कितना आया 770। आपको टेबल कम से कम 40 तक आना चाहिए। अगर आप टेबल अगर 40 तक आ रहा है तो हर सवाल को आप स्पीड में कर पाएंगे। और यहाँ पे आगे दिया गया 17 संख्याओं का औसत 19 है। 17 संख्याओं का औसत 19 है। और आगे फिर दिया गया 20, फिर आगे गया अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इस 17 को 19 से गुणा करेंगे तो 17 9 कितना हुआ, 17 9 कितना होता है 153। 153 के 3 हासिल आई आपको पता होना चाहिए 15। तो 17 एकम 17 और 17 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 32। 17 में जैसे आप 15 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 32।
अब 17 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आया 340। अब इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, इन्हें आप ऐड कर रहे हैं तो 3 और 4 2 कितना हुआ 6 और 3 3 कितने हुए 6। तो यहाँ पे कितने आए 663। यहाँ पे कितना है मेरे भाई 663 और यहाँ ऑल ओवर कितना था 770। तो अगर हम 770 से इस 663 को अगर हम माइनस कर दे रहे हैं, ध्यान से समझना, तो 10 से 3 निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा 10 से 3 निकलेगा, यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 6 से 6 निकलेगा 0, यहाँ 7 से 6 निकलेगा 1। तो कितना आया 107। 107 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, मतलब 8 कनौजिया 9 चूल्हे का मतलब है सभी लोग अलग अलग हो जाना, अलगाव की स्थिति में होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे लोग आपको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जगत प्लस ईश अर्थात जगदीश में कौन सी संधि है। मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी इस तरह का हलंत आपको देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आप आँख, बिना आँख मूंद के आप कह सकते हैं व्यंजन संधि होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, इसका उत्तर आपको बताना कि क्या होगा। मृषण शब्द का विलोम क्या होगा। मृषण शब्द का विलोम क्या होगा। तो जो मृषण शब्द का विलोम होता है वह रुक्ष होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मृषण का आपको गलती से आश्रय नहीं करना है, यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधोलिखित में वर्तनी के दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, तो आपको बताना इसमें कौन सा अशुद्ध है। अंतर्धान बिल्कुल सही है, अनुग्रहित बिल्कुल सही है और अधीन भी सही है, लेकिन आध्यात्म गलत है, क्योंकि अध्यात्म होता है जो कि बिल्कुल गलत दिया गया, वो इस टाइप में अध्यात्म लिखा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का पावक, अनल, पावक, कृषाण, ये तीनों आग के हैं, लेकिन व्योम नहीं है। तो व्योम किसका है। व्योम है आकाश का, अंबर का, अंतरिक्ष का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं इंग्लिश पैसेज पे, ध्यान से आपको देखना है और फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आप देखेंगे यहाँ पे पहले पूछा गया है, हाउ मैनी पीपल अनबिलीव्ड द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू एट कबन पार्क। कहने का मतलब है हाउ मैनी पीपल, कितने लोग रानी विक्टोरिया के कबन पार्क में थे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप पूरा पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि आपको ये पूरा पढ़ना होगा, तो यहाँ पे ये दिएगा इन 19 देखिए 06, कहने का मतलब 1906 में द स्टैचू वाज अनवील्ड इन द सिटी बाय जॉर्ज फ्रेडरिक अर्स्ट एल्बर्ट प्रिंस ऑफ वेल्स एंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल एंड यॉर्क। कहने का मतलब यॉर्क के ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल के जो मतलब प्रिंस ऑफ वाल्स के जो राजकुमार थे वो केवल अकेले थे, जिनका नाम था जॉर्ज फ्रेडरिक। वो केवल अकेले थे इस स्टैचू को स्थापित करने में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 1। आगे आपसे पूछा गया, विच ऑफ दी फॉलोइंग द फॉल्स रिगार्डिंग द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू इन बंगलुरु। अब आपको ये बताना है यहाँ पे कि रानी विक्टोरिया का जो स्टैचू है, प्रतिमा है, वह बंगलुरु में स्थापित हो रही है, या बात सही है कि गलत है, आपको बताना है। तो इनमें से क्या गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी बातें गलत है इसमें। इट इज़ मेड ऑफ मार्बल सही है, और यहाँ पे क्योंकि आप पढ़ेंगे यहाँ पे मार्बल के बारे में बात की गई है।
यहाँ पे मार्बल के बारे में आप बात की गई कि उनका जो था स्टैचू वह किसका था, मार्बल का। यहाँ पे आप देखेंगे और 11 फीट हाई मार्बल स्टैचू इज लार्जर देन लाइफ। तो पहले आपको पता होगा कि ये 11 फीट है, 11 फीट है, ये भी सही है, और मार्बल का है, ये भी सही है। नीचे दिया गया है इट इज, देखिए 111 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे भी ये बता दिया गया है कि 111 वर्ष पुराना है। लेकिन यहाँ पे दिया गया इट इज स्टैंडिंग इन क्वीन विक्टोरिया पार्क, कि विक्टोरिया पार्क बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये बिल्कुल गलत है, जो कि क्वीन विक्टोरिया पार्क कहीं पर भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो इसमें पूछा गया कौन सा फॉल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। इट इज एन डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आप नया कार्य, नया बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो उसे क्या, किस नेम से कहते हैं, उस जो दिन स्टार्ट होता है उस दिन को तो क्या कहते हैं, शुभ के नाम से, एस्पीशियस के नाम से कहते हैं, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एडेप्ट, 44 नंबर का आपको आंसर बताना है 44 का, कि इसका आंसर क्या होने वाला है एडेप्ट। तो आप यहाँ पे आपको बताना ध्यान से, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एडेप्ट कहने का मतलब आपको बताना एडेप्ट, तो इसका क्या होने वाला है, मतलब इसका मतलब जो हुआ एडेप्ट मतलब एक्सप्रेशन वर्ड का मतलब उस पर्यायवाची को लेकर आपको बताना है कि क्या होगा। तो एडेप्ट का मतलब होता है दक्ष, दक्ष या कहें या निपुण कहें या प्रवीण कहें, और इसी से कुछ अगर आपका बन सकता है तो आप एक गुणी होने चाहिए, कुशल होने चाहिए, जो स्किल्ड होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर में बी सही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है, एलोन तो बिल्कुल गलत है, काइंड हार्टेड तो बिल्कुल गलत है, जो देख कर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, डायरेक्शन दिया गया चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट का मतलब विलोम, आपको बताना एसेंट का विलोम क्या होगा, तो देखते ही आपको पता चल गया होगा डिसेंट। लेकिन अब डिसेंट कौन सा सही होगा, ये नंबर की बी नंबर, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही होगा डिसेंट, ये गलती से भी आपको करना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्पों में कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। सार्थक क्रम, तो पत्र, उपग्रह, टेलीफोन, स्मार्टफोन। तो इसमें अगर सार्थक क्रम में देखा जाए तो पहले पत्र आएगा, पत्र के बाद आएगा टेलीफोन, टेलीफोन के बाद आएगा स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के बाद उपग्रह। तो पहले कौन आया, पत्र 1 नंबर, फिर आया क्या, टेलीफोन 3 नंबर, फिर आया स्मार्टफोन 4 नंबर, फिर 2। इसी स्पीड के माध्यम से कोई कार्य होगा तो 1 3 4 2 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है। 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया। कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे ही दौड़ पूरी की। कार्तिक को मैं के से लिखता हूँ और प्रभजोत को मैं पी से लिखता हूँ। कार्तिक ने प्रभजोत के एकदम पीछे, तो कहने का मतलब प्रभजोत अगर आगे रहा हो तभी प्रभजोत के एकदम पीछे कार्तिक आएगा। दौड़ पूरी की। और फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले, फराज को मैं यफ से लिखता हूँ, फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले, मतलब लक्ष्य ने अगर की तो उसके एकदम पहले कहीं ना कहीं फराज ने दौड़ पूरी कर ली। पहले कहा गया इसलिए फराज को मैंने ऊपर रख दिया। फिर कहा गया है अनिल तीसरे स्थान पर आया, दौड़ पूरी की, और अनिल ने फराज को, आगे है अनिल ने फराज को एकदम पहले दौड़ पूरी की। फराज के एकदम पहले, तो अनिल जो है वह कहीं ना कहीं फराज के एकदम पहले कहा जा रहा है, तो अनिल यहाँ पे हो जाएगा। फराज के एकदम पहले दौड़ पूरी की। आगे कहा गया अनिल तीसरे स्थान पर आया,
तो अनिल तीसरे स्थान पर कब आ सकता है? जब कार्तिक यहाँ रहा होगा और प्रभजोत यहाँ रहा होगा, तभी अनिल तीसरे स्थान पे आ सकता है। अब पूछा कि इनमें से कौन दौड़ में दूसरे स्थान पे था? तो दूसरे स्थान पे थे कार्तिक, और तीसरे स्थान पे थे अनिल, और चौथे स्थान पे थे, यफ से किसका नाम लिया गया था? फराज। और चौथे स्थान पे जो नाम लिया गया आपको पता है कि क्या है, आप देख सकते हैं इसका लक्ष्य, यल से लक्ष्य, जो कि करेक्ट आंसर आप बताएंगे कार्तिक, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर बताने दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनना है आपको। महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी। अब आप देखेंगे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये जो तीनों नदियां हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, जो ये तीनों नदियां हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो ताप्ती है ये अरब सागर में गिरती है, तो ये भिन्न है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं? अब दिन में आपको पता होना चाहिए 12 घंटे में घड़ी की सुइयां, अगर 12 घंटे में पूछा जाए तो 11 बार सीधी होती हैं, और 24 घंटे में 22 बार सीधी होती हैं। तो दिन का मतलब होता है, एक दिन का मतलब दिन रात, 24 घंटा, और 24 घंटे में अगर घड़ी की सुइयां सीधी होंगी तो 22 बार, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, कथन, खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा, खिलाड़ियों को वास्तविक खेल से पहले की रात में अच्छी आराम की ज़रूरत है। निष्कर्ष में क्या है? कोच खिलाड़ियों की दिनचर्या को सुसंगत बनाने पर जोर दे रहा है ताकि खिलाड़ी आसानी से मैदान पर ध्यान केंद्रित कर सकें। तो 100% ये बात सही है, तभी उसने एक दिन पहले आराम करने की बात कही। अगला पॉइंट है, कोच यह कहने की कोशिश कर रहा है कि उसके खिलाड़ी थक गए हैं और उन्हें फिर से तरोताज़ा करने के लिए आराम की ज़रूरत है। ये भी बिल्कुल पॉइंट सही है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं 1 और 2, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग कश्मीर में स्थित फायरिंग रेंज का नाम रखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा विद्या बालन। विद्या बालन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? गोवा के राज्यपाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड के आपको बताना है। इनमें से जो चारों दिए गए हैं, चारों आपके गलत दिए गए हैं। इनमें से चारों गलत दिए गए हैं, एक भी सही नहीं है। गोवा के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। और जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं आपके हैं, आप लिख लीजिएगा थावर चंद गहलोत। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। और जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के, वो हैं मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के हैं। और जो झारखंड के राज्यपाल हैं इस समय हैं, वो हैं रमेश बैस। रमेश बैस, तो ये आपको याद रखना है, रमेश बैस। अगला प्रश्न आपके सामने 53 नंबर का, जुलाई 2021 में किस देश ने एक नया मौसम उपग्रह FY3E लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा चीन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट का कार्यान्वयन की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 16, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 16 निजी क्षेत्रों में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 15 मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया?
इसका आंसर आपको बताना है। तो यह किया गया था इटली में, और इटली के रोम शहर में, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मई 2021 में संपन्न यूईएफए महिला चैंपियंस लीग्स 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बार्सिलोना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और यह एक पहली स्पेनिश टीम है जिसने फुटबॉल क्लब में जीत हासिल की है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है किससे हराकर जीता? तो चेल्सी से हराकर उसने बार्सिलोना टीम ने जीता। अगला प्रश्न आपके सामने है, जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंकटाड की पहली महिला महासचिव रेबिका ग्रिन्सपन नियुक्त की गई हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2022 में इसकी जो थीम थी, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। जो 2022 में इसकी थीम थी वो था सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। अगला प्रश्न आपके सामने, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ देश के सभी राज्यों में कितने जिलों में किया गया था? तो ये ऑल ओवर 600 जिले में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2020 में डॉक्टर कैरोलिना आरुजो को गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया, लेकिन आपको 2022 भी याद रखना है। 2022 में 22 फरवरी 2022 को नीना गुप्ता को भी युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा त्रिवेंद्रम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जो जापान की मुद्रा है वह मेरे भाई येन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनापुरम, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 64 नंबर का उत्तर आपको बताना है, निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो रूमटेक मठ है, यह सिक्किम में स्थित है, जिसे धर्म केंद्र का रूप माना जाता है। आपको याद रखना है, जिसे एक धर्म चक्र केंद्र का रूप माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टाकी फिल्म कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलम आरा। अगला प्रश्न आपके सामने 66 नंबर, इसका उत्तर देना है, सूची व्यक्त का मिलान करना है सूची 2 से और उनकी गतिविधि क्षेत्र के साथ कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भारतनाट्यम से संबंधित हैं, और वसीम जाफर जो है वो क्रिकेट से संबंधित हैं, और राजा रवि वर्मा ये बहुत बड़े चित्रकारी थे, और राहुल गांधी जो थे वो क्या थे, एक राजनीतिक। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मिलान क्या क्या है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, द रेड साड़ी के द्वारा लिखी गई, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको पहले पता होना चाहिए, द रेड साड़ी ये स्पेन में लिखा गया, और ये जेवियर मोरो के द्वारा लिखा गया था, जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि यह एक सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित नाटक है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी आइजनहावर जो थे, ये भारत में आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जो 1962 में इन्होंने भारत की यात्रा की।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? अब आपसे पूछा गया शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन शास्त्र में दिया जाता है, यहाँ औषध लिखा गया है और कहने का मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो इसमें चारों का दिया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इसमें चारों सही हो जाएगा। चारों के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताना है रामसर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है आर्द्र भूमि का संरक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे है 71 से 75 तक आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है 71 नंबर का, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? आप यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप ध्यान से अगर पूरा पढ़ेंगे तो धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर आपको बताना है, धर्म कहाँ निवास करता है? 72 नंबर का आंसर। तो आप यहाँ पे देखेंगे पूरा पढ़ने के बाद, तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है यह केवल अनुभूति में निवास करते हैं। आप पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभूति में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? तो आप ध्यान से फिर पूरा अगर इस पढ़ेंगे पैराग्राफ को, तो यहाँ पे लिखा है, ध्यान से अगर आप जब पूरा पढ़ेंगे कि जहाँ उच्च स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। आगे आप पहले आप थोड़ा आगे पढ़ के पढ़ेंगे, उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए, और जहाँ उच्च स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये लिखा है, यहाँ पे जीवन का स्तर जहाँ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हीन मतलब हीन है, नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जीवन के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे, उसमें लिखा है पूर्णता, ज्ञान और आनंद की, आप पढ़ लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसमें धर्म की बात ज़्यादा की गई, इसलिए धर्म के स्वरूप इसके शीर्षक होंगे, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला पैराग्राफ आपके सामने है, 76 से 80 तक प्रश्न इसमें दिए गए, आपको बताना इसका उत्तर क्या होगा। तो आप पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आराम से इसे चला रहा हूँ, और इसे चलाने के बाद आप पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा। और यहाँ पे लिखा है पहला प्रश्न, आदिम आर्य थे? तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे लिखा है आदिम आर्य कैसे थे? यहाँ पे लिखा गया घुमक्कड़ ही थे। तो इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा घुमक्कड़, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सभी को पता है पावापुरी में जन्म हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, शंकराचार्य ने कितनी वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया? तो आप यहाँ पे आएंगे और पूरी कहानी इसमें पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप यह देखेंगे, यहाँ पे शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, इससे ये पता चलता है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आप 79 नंबर पे आएंगे, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? तो आप पढ़ेंगे फिर से, तो यहाँ पे लिखा है 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो इनकी अवस्था उस समय 35 वर्ष थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 80 नंबर है प्रश्न, इसका उत्तर आपको देना है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? तो श्रुति धर्म का जो अर्थ होता है मेरे भाई, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, एक वैदिक धर्म होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब आ चुके हैं मैथ के प्रश्न, आपको बताना इसका उत्तर क्या होगा। एक एक प्रश्न आपको ध्यान से देखना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। फिर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि क्लास आपको कैसी लगी।
तो अगला प्रश्न है और इस प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। यह वृत्त आरेख 5 भिन्न रोजगार क्षेत्रों का कोणीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है और इन 5 क्षेत्रों में कर्मियों की जो कुल संख्या है 7,20,000 है। ध्यान से देखना है आपको, 7,20,000 है। इसमें जो प्रश्न इस टाइप के इससे रिलेटेड हैं 81 से 85 प्रश्न, लगभग 5 प्रश्न इसी प्रश्न से हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे लिखा है, सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी हैं। सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी हैं, आपको इसमें बताना है कि सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी हैं। यहाँ पे सेवा क्षेत्र में कितने कर्मी हैं, 72। और कभी भी किसी का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं और जो कुल संख्या होती है उसका हम उसको नीचे रखते हैं। और कुल संख्या अगर आप ऐड करेंगे 36, 108, 72, 120 तो कितना होगा, 360। कितना होगा, 360। अब आप इसे काटेंगे, 36 दूना 72, 36 दहम्मा 360। यहाँ क्या हुआ, 36 दूना 72 और 36 दहम्मा 360। अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 दहम्मा कितना हुआ, 20। तो सेवा क्षेत्र में कितने लोग हैं, 20% लोग हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ लिखा गया है कृषि व्यापार और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं। अब आपसे क्या क्या कहा गया है, कृषि व्यापार परिवहन में कुल कितने लोग काम कर रहे हैं और कुल कितने लोग हैं, 7,20,000। अब आपको पता होना चाहिए, पहले आप इसे ऐड करेंगे 120, 36 और यहाँ पे दिया गया है 24। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। और ऑल ओवर कितने लोग हैं, 7,20,000 को 180 से गुणा करेंगे और कुल जो संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 3,60,000। सॉरी दोस्त, 360 दी गई। कितनी दी गई है, 360। अब आपको काटना है, 0 से 0 काट देंगे, 18। और ये आप मत काटिए, डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। 180 दूना 360 और 2 से आप अगर इसे काटेंगे 72 को तो आएगा 36 और 4 0 तो कितना आया, 3,60,000 आया। 3,60,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे फिर 83 नंबर पर दिया गया है, व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी अधिक कार्यरत हैं। आपको यहाँ बताना है व्यापार की तुलना में जो उद्योग में लोग हैं वो कितने अधिक कार्यरत हैं। मेरे भाई आपको पहले पता है 7,20,000 कुल कर्मचारी हैं और कितने प्रतिशत कितने लोग अधिक हैं व्यापार की तुलना में। तो आप 108 से अगर आप 24 निकाल रहे हैं तो अगर आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आया। अगर आप 8 से 4 निकालेंगे तो बचेगा 4 और यहाँ 10 से 2 निकालेंगे कितना आएगा, 84। कितने अधिक है, 84। लेकिन यहाँ 84 अंश में आया है, हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ संख्या में ज्ञात करना है। तो ऑल ओवर है 7,20,000 और इनका कितना प्रतिशत ज्ञात करना है, कितने लोगों को, 84। ऑल ओवर कितने हैं, 360, क्योंकि कुल ऐड करने पर कितना आ रहा है, 360, यहाँ 84 है। अब आप क्या करेंगे, 12 को काटेंगे 7 बार में, 12 को काटेंगे 3 बार में, 12 सत्ते 84 और 12 तेईस 36। ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 7 है, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 72 है। अगर 3 को 72 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और यहाँ पे कितना आया, 3 0। तो 24 गुणे 7 अगर आप कर रहे हैं तो 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। तो कितना आया, 1,68,000 आया, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं। अब उद्योग में आपको देखना है, उद्योग क्षेत्र में है 108। तो आप क्या करेंगे, 7,20,000 का 108 और बटा कितने करेंगे, 360। अगर प्रतिशत दिया होता तो हम 100 नीचे करके गुणा करते। यहाँ
दोस्तों अंश में दिया गया है तो ऑल ओवर 360 का होता है, इसलिए मैं 360 से गुणा कर रहा हूँ। अगर आप इसे अब काटेंगे, अगर आप इसे काट रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा। 36 से अगर मैं काट रहा हूँ तो 36 तैया 108 और 36 दहम्मा 360, जीरो से जीरो कट जाएगा। ये सब खत्म हुआ। अब यहाँ बचा 72,000। 72,000 को 3 से गुणा कर देना है आपको। 3 जीरो 0, 3 जीरो 0, 3 को 0 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। कितना आया? 2,16,000 आया। और 2,16,000 आपके सामने ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 85 नंबर, इसका उत्तर आपको देना है। परिवहन व्यापार सेवा क्षेत्र में, परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या और कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है? परिवहन व्यापार सेवा क्षेत्र कहा गया है यहाँ। परिवहन व्यापार और सेवा क्षेत्र, इन तीनों को ऐड करना है और कृषि से कितना अधिक है, कृषि से कितना अधिक है। तो आप अगर देखेंगे परिवहन में 36 और व्यापार में 24 और सेवा में 72, ये आप ऐड करेंगे तो 4 2 6 6 12 और 3 2 5 और 5 7 कितना हुआ? 12 1 13, कितना है? 132। पूछा गया है कि कृषि से कितना अधिक है, तो कृषि को आप अगर माइनस करेंगे तो कितना आया? यहाँ माइनस करने पर 2 और 3 से 2 निकालेंगे 1, कितना अधिक है? 12 अधिक है, 12 अंश अधिक है। लेकिन अब 12 अंश आपको नहीं देखना, यहाँ पे संख्या पूछी गई है। तो कितने लोग हैं? 7,20,000 हैं और इसका आपको 12 निकालना है। ऑल ओवर कितने हैं? 360। तो 12 से अगर काटेंगे तो 12 23 36 30 बार में जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा। और 72 को अगर काटेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा और 3 चौक 12, कितना आ गया? 24,000 अधिक है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप डेली क्लास पाना चाहते हैं तो अपने मित्र तक जरूर शेयर करें। इस वीडियो में कम से कम 1,000 व्यू आएंगे, तभी अगली वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 86 से 90 तक दिए गए दंड आरेख बार ग्राफ में 6 वर्षों के दौरान 2 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। अब इसका उत्तर आपको बताना है। इससे रिलेटेड 5 प्रश्न हैं और पांचों को आपको हल करना है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर पेट में अधिक नंबर प्राप्त करना है तो पूरी वीडियो आपको देखना है और अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 100 प्रश्न में कितने प्रश्नों का हल किया। पहले आपको इस पैराग्राफ को ध्यान से देखना है और फिर एक एक प्रश्न को देखना है। अब चलिए हम एक एक पहले प्रश्न को देखते रहेंगे, साथ साथ में पैराग्राफ को भी देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आप देखेंगे किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या के निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है। तो आपको इसमें बताना है ये और बी स्कूल है, ये और बी स्कूल है। यहाँ पे देखिए ये और बी स्कूल है। सबसे कम, सबसे यहाँ पे बताया सबसे अधिक अंतर किस स्कूल में दिख रहा है। तो मेरे भाई यहाँ बिल्कुल कम अंतर दिख रहा है, यहाँ कम अंतर दिख रहा है, यहाँ कम। सीधा सीधा यहाँ आप देखेंगे 400 का अंतर दिख रहा है। तो सबसे अधिक अंतर कहाँ पे दिख रहा है? आप माइनस करके भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 640 550 का अंतर, 800 से 820 का अंतर, 500 से 600 का अंतर, और सबसे अधिक अंतर आएगा 900 से 500 का, जो 400 का अंतर सीधा सीधा है। तो 2012 में सबसे अधिक अंतर आया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2012। अगला प्रश्न आपके सामने 6 वर्षों के अवधि के दौरान, 6 वर्षों के अवधि के दौरान बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? दशमलव स्थान तक सही बताना है आपको। अब आपको बताना है इसका 6 वर्षों के दौरान, पूरे 6 साल में। अब बी कौन सा है? ये आप देखेंगे जो सफ़ेद वाला है। तो इस सभी संख्याओं को आपको एक एक जोड़ना। यहाँ पे कितना दिया गया है? 550। यहाँ पे कितना दिया गया है? 820। यहाँ पे कितना दिया गया है? 600। और आगे कितना दिया गया है? 750। और आगे फिर कितना दिया गया है?
500 और इसके आगे कितना दिया गया है 480। इन सभी को आपको ऐड करना है। औसत पूछा गया है। औसत तो जब आप सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने पे 3700। और औसत कितना होता है, कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 से 3700 में भाग दे देना है। 3700 में आपको 6 से भाग दे देना है और इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आप 3700 में 6 से भाग देकर आप चेक कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? 88 का उत्तर आपको बताना है। बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में आपको बताना। बी पहले लेना है यहाँ बी का। अब देखिए यहाँ 550 था और 550 से कितना बढ़ के आ गया 820। अगर आप इसका अंतर देखेंगे तो कितना वृद्धि हुआ, 270 का वृद्धि हुआ। यहाँ डाउन हुआ है, डाउन की बात नहीं किया गया है, बढ़ने का। अगर यहाँ देखेंगे कितना बढ़ा है, यहाँ 150 की वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पे डाउन हो गया, डाउन की बात ही नहीं कहा गया, कहा गया कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यहाँ भी डाउन हुआ है तो देखेंगे नहीं। तो आप ये बताइए, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो किसमें वृद्धि हुई 2008 से, किसमें 2009 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। प्रतिशत भी ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता हो गया कि जो संख्या बड़ी है वही प्रतिशत में बड़ी होगी। तो 2009 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 89 नंबर आपको बताना है, सभी वर्षों के दौरान स्कूल बी और स्कूल ए के कुल विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा। अब मेरे भाई आपको बताना है कुल बी और कुल ए। अब कुल ए कितना, ये 640, 800 और प्लस 600, 700, 900, साथ में 750 ऐड करना है और 550, 820, 600, 750, 500 और 480 इनको ऐड करके आपको बताना है कि इसका उत्तर, इसका अनुपात क्या होगा। अब जब आप पूरा ये को ऐड करेंगे, ये वाला ऐड करेंगे तो जो आपका बनेगा वह बनेगा 4290। आप चेक कर सकते हैं ऐड करके। और जब बी को आप ऐड करेंगे तो कितना आया था 3700, इसको ऐड करने पे आएगा तो 0 से 0 कट जाएगा। कितना आया 429 अनुपात 370 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने दिया गया यहाँ पे 370 429। लेकिन पहले बी दिया गया है फिर ये दिया गया है, तो बी कौन सा है ये कौन सा है आपको पता होगा। आप फिर से ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे बी वाला कितना है, पहले बी दिया गया तो बी पहले 370 होगा क्योंकि बी वाला कम है, तो 370 और 429 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। 2008 एवं 2009 में स्कूल ए के विद्यार्थियों की संख्या, 2008 और 9 में ए के विद्यार्थियों की संख्या 2012 एवं 13 में बी के विद्यार्थियों की संख्या से कितना अधिक है। अब आप देखेंगे 2008 और 9 में ये के विद्यार्थियों की संख्या और ये की 800 और 600 कितना हुआ 640। 800 और 640 अगर जोड़ेंगे तो हुआ 1440। कितना हुआ 1440। फिर कहा गया था, फिर आगे आपने पढ़ा था कि बी में 2012 और 13, बी में 2012 और 13 500 और 480। बी में 500 और 480 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 980। इसे माइनस करेंगे 0, 14 से 8 निकालेंगे 6, 13 से 9 निकालेंगे 4, तो कितने का आया अंतर 460 का अंतर आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी पैराग्राफ आपके समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें 91 से 95, 91 से लेकर 95 तक सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। सेम अभी जस्ट जैसे मैंने करवाया वैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव दिया गया है। इसमें वेतन अलग, व्यय, कर, बचत सब दिए गए हैं। तो
इन सभी का, इन टॉपिक के 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि अब समय नहीं है, जस्ट मुझे ड्यूटी जाना है, इसलिए मैं इस प्रश्न को हल नहीं करवा पाऊँगा। और जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इस सभी के प्रश्न के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे, और पहले सभी के प्रश्न उसमें हल किए जाएंगे। तो आपको इसका उत्तर अगर आप सभी को पता है तो पहला प्रश्न ये होगा, इसका उत्तर आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। आप अगर हल कर पाएँ तो इसका उत्तर अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पहला प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न ये है आपके सामने, तीसरा ये है, चौथा ये है, और 5वां प्रश्न ये है। और इसी पैराग्राफ पे आधारित है। तो इन 91 से लेकर 95 तक सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना। लास्ट पैराग्राफ है, इसका उत्तर आपको देना है। इसमें 96 में से 100 तक प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले पैराग्राफ आपको देख लेना, उसके बाद एक एक प्रश्न को देखना है। तो पैराग्राफ के साथ साथ प्रश्न, और प्रश्न के साथ साथ हम पैराग्राफ को देखते रहेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कि दिया गया है 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या के ठीक 25% हो जाएंगी। तो 2012 और 13 को मिलाकर कारों की संख्या आप जोड़ेंगे 120 और 30 हो जाएगा कितना, सॉरी दोस्त 12-13 नहीं कहा गया, 13-14 कहा गया। क्या कहा गया? 13-14। तो हम 13-14 को अगर मिलाएंगे यहाँ पे तो 130 और 170 मिला के हो जाएंगे 300। कितने हो जाएंगे? 300। और 300 का आगे फिर कहा गया उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। 25% अगर मैं इसका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 25-3-75। अब इसमें कहा गया है कि किसमें 75 उस 2 वर्षों में दिखाया जा रहा है। तो 22 और 32 जोड़ेंगे 75 नहीं आ रहा, 18-43 जोड़ेंगे 75 नहीं आ रहा है, 32-26 जोड़ेंगे 75 नहीं आ रहा है, लेकिन 40 और 35 जोड़ने पर 75 बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। अब 2015 का सेम ऐसे बताया गया। आप 2015 में देखेंगे 100 है, कितना दिया गया है? 100 है, इसका 20% अगर आप देखेंगे, सभी को पता है इसका 20% 20 ही आने वाला है, जो कि केवल किस में दिया गया? ई वाले लाइन में दिया गया है। तो इसका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 2016 के संदर्भ में वर्ष 2017 में किस तरह के कार का उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? 16 और 17 में अगर आप देखेंगे कमी दर्ज की गई है। तो आप मेरे भाई 16 से 17 में, 36 से 12 में यहाँ कितना की कमी दर्ज की गई है? 24 की कमी दर्ज की गई है। किस पे दर्ज की गई है? आप देखेंगे कि 36 पे दर्ज की गई है, और यहाँ पे तो वृद्धि हुई है, ये नहीं देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 44 से 40, यहाँ 4 की कमी हुई है। यहाँ के प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और कितने में हुई है? 44 में। यहाँ 38 से 22 में अगर आप देखेंगे, 38 से 22 में कितनी की कमी हुई? तो आप निकालेंगे, 8 से 2 निकालेंगे 6 बचेगा, और 3 से 2 निकालेंगे 16 की कमी हुई। इसका प्रतिशत ज्ञात करने के 16 100 से गुणा करेंगे, और इसके नीचे 38 करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ कितनी की हुई है मेरे भाई? 50 से 28 की। तो इसी तरह आपको सभी को कर लेना है। सभी को करने के बाद जिसका प्रतिशत अधिक आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 99 का उत्तर आपको बताना है। 2012 की तुलना में 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2012 से 16 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 120 से 180 हुआ, तो कितने की वृद्धि हुई? अगर अंतर देखेंगे तो 60 का हुआ। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। कितने में वृद्धि हुई? 120 में। तो नीचे 120 करेंगे, तो 60 से 120 को काटेंगे 2 बार में, 2 से 100 काटेंगे 50 बार में, तो 50% की वृद्धि हुई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
100 नंबर का उत्तर आपको देना है। वर्ष 2014 और 2015 में उत्पादित कुल कारों की औसत संख्या क्या है? 14 और 15 में अगर आप देखेंगे तो 14 में कुल कारों की औसत संख्या है 170 और 15 में अगर आप देखेंगे 100, तो कुल मिलाकर कितने हुए आप देखेंगे 0 7 1 1 2 270। और यहाँ पे कितने टाइप के हैं 14 15 2 हैं। और औसत ज्ञात करने के लिए अगर 2 लोग हैं तो 2 से भाग दे देंगे, 3 लोग हैं तो 3 से भाग देंगे। तो यहाँ 2 वर्ष का है, 14 15 भाग देंगे तो आ जाएगा 135। तो 135 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। आशा करता हूँ यह क्लास आपको समझ में आ गया हो दोस्त। और अगर इसी तरह क्लास पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर आप फीडबैक दें और बताएं क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि इतना लंबा क्लास बनाने में काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगती है मेरे भाई। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी इसी तरह क्लास आपको डेली मिलेगी। आशा करता हूँ यह क्लास आपके समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें। तो मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।